Hello and welcome. Namaskar. I am OP Singh. Today in this video I will discuss a question which you see on this slide, which is related to Lord Curzon. This question was asked in 2020 GS Mains Paper 1 from the Culture and History segment. We see this question. I'll read this question. Evaluate the policies of Lord Curzon and their long-term implications on the national movement. This question has been asked in 150 words. कर्जन की नीतियों का मूल्यांकन और उनके राष्ट्रीय आंदोलन पर जो पड़ने वाले दूरगामी प्रभाव हैं उनका मूल्यांकन कीजिए. We know that Lord Curzon came to India as the Viceroy in 1899. At a time when the situation was emerging, एक स्थिति बन रही थी कांग्रेस के अंदर. कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे. कांग्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही थी. When I am talking about कांग्रेस, तो I am talking about the Indian National Congress, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो 1885 में जिसकी स्थापना हुई थी. तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसे ट्रांजिशन से गुजर रही थी जिसमें 1890 से ही विरोध के स्वर उभर रहे थे. कई सवाल खड़े हो रहे थे, कई सवाल खड़े किए जा रहे थे रीति, नीति और रणनीति को लेकर. ऐसे मौके पर जब भारत के युवा वर्ग में काफी असंतोष था, पढ़ाई लिखाई का स्तर, जहाँ तक यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात है, वो थोड़ा सा बेहतर होता जा रहा था. ऐसे समय पर लॉर्ड कर्जन का भारत में पदार्पण हुआ. लॉर्ड कर्जन एक बहुत ही योग्य, कार्यकुशल गवर्नर जनरल था. लॉर्ड कर्जन, जैसा कि बहुत ज़्यादा योग्य लोगों में एक समस्या होती है कि वो विरोध को, प्रोटेस्ट को झेल नहीं पाते. चाहे तो प्रोटेस्ट कांग्रेस की तरफ से आए या कांग्रेस के बाहर से आए या उसकी ही अपनी सरकार में अधिकारियों द्वारा की जाए. तो लॉर्ड कर्जन हैड ए टेंडेंसी नॉट टू टॉलरेट द प्रोटेस्ट. अपोजिशन किसी भी तरह का हो, उसे झेलने की उसकी आदत नहीं थी. और योग्यता के मामले में वह अपने पूर्ववर्तियों और आगामी जो गवर्नर जनरल थे उन सब से आगे थे. उन्होंने अपने ऊपर अपने आप ही सेल्फ इम्पोज्ड वे में बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्होंने ले ली थी, अपने कंधों पर भार ले लिया था. तब ये सवाल और ज्यादा खड़ा होता है कि अपने दिल पर, अपने कंधों पर वो कौन सा ऐसा भार लेकर भारत में आए थे. उस भार की वजह से उन्हें विरोध झेलना पड़ा और उसी की वजह से उनकी विदाई बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारत से 1905 में हुई. तो लॉर्ड कर्जन जब भारत में आए थे तो उनका मिशन था भारत को एक ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करूंगा. वो भारत को, यहाँ मैं एक मैप बनाकर आपको बताता हूँ, वो भारत को कहते थे ये पिवट है. एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य की धुरी है ये. अगर ब्रिटिश साम्राज्य में भारत नहीं है तो ब्रिटिश साम्राज्य का होने का कोई मतलब नहीं है.
ऐसे माइंडसेट के साथ जब एक गवर्नर जनरल या वायसरॉय भारत में आता है और उसका सामना एक ऐसे संगठन के साथ होता है जो एक नए तरह से भारत की राजनीति में अंगड़ाई ले रहा था, जो युवा वर्ग था उसमें असंतोष था, ऐसे वक्त पर जब बहुत तरह के सवाल कांग्रेस के अंदर खड़े हो रहे थे, तब गवर्नर जनरल एक इस तरह का मिशन लेकर आए थे कि इंडिया इज ए पिवट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। पिवट का मतलब धुरी, पिवट ऑफ एम्पायर, साम्राज्य की धुरी है भारत, और उसे मजबूत करना ब्रिटिश शासन की जिम्मेदारी है। ठीक है, भारत का रोल उन्होंने पूरे हिंद महासागर में, अरब सागर में, बे ऑफ बंगाल में और पर्शियन गल्फ में उन्होंने खोजने की कोशिश की थी। वो बात बिल्कुल सही है, दूरगामी इफेक्ट उसके बहुत ज़्यादा पड़े पॉजिटिव। यहाँ जो बात कर रहे हैं वो इस पर हमारा निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रहेगा कि उनकी पिवट ऑफ एम्पायर, भारत को साम्राज्य की धुरी बनाने की योजना पर, उनकी पॉलिसी पर कैसे अमल किया जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल को हम इस तरह से रेखांकित कर सकते हैं कि इस संबंध में एक त्रिकोणीय व्यवस्था मान लीजिए आप, एक त्रिकोणीय व्यवस्था मानिए। एक में ब्रिटिश सरकार है जिसमें गवर्नर जनरल है, एक में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और एक में भारत में जो प्रजा है, सामान्य जनता है, जनता, सब्जेक्ट्स जिन्हें हम कहते हैं, ये है। तो लॉर्ड कर्जन चाहता था कि ये गठजोड़ बने। लॉर्ड कर्जन ये चाहता था कि सरकार का और आम जनता का गठजोड़ बने, और आम जनता का जो गठजोड़ है ये कांग्रेस के साथ ना बन पाए। कांग्रेस को हम अलग थलग कर दें बिल्कुल, और फिर कांग्रेस को अलग थलग करके इसको खत्म कर दें। क्योंकि अगर राष्ट्रीय आंदोलन तेज होता है, मजबूत होता है, तो फिर उनका जो मिशन है, क्या भारत को कंसोलिडेट करने का जो उनका मिशन है, भारत को संगठित करने का, शक्तिशाली बनाने का जो उनका मिशन है, भारत को का जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने का जो मिशन है वो पीछे छूट जाएगा। तो उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत ए, आम आदमी बी, जो कांग्रेस से अलग थे, और सी कांग्रेस, इनका मिशन था कि इन दोनों तत्वों के मध्य गठजोड़ बने और इनके मध्य कोई गठजोड़ ना बने। कांग्रेस उस समय अंगड़ाई ले रही थी, कांग्रेस चाह रही थी, कांग्रेस के अंदर के कुछ तत्व थे जो आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते थे, जो कि ऐसी राजनीति चलाना चाहते थे विच वॉज डायनेमिक, विच वॉज एग्रेसिव, विच वॉज सेल्फ सफिशिएंट, विच वॉज सेल्फ रिलायंट, बोल्ड, एग्रेसिव। तो कांग्रेस के अंदर एक ऐसा नेतृत्व उभर रहा था जो कि कांग्रेस के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहता था, उसको जन आंदोलन बनाना चाहता था। और ये तभी हो सकता है जब हम भारतीय जनता के बहुत सारे हिस्सों को अपने साथ जोड़ें, जनमानस को अपने साथ जोड़ें, जो कि सरकार की चिंता थी, जो कि सरकार की चिंता थी। लॉर्ड कर्जन ने तो आते ही ये घोषणा कर दी थी, बहुत जल्दी ही उन्होंने, जो उस समय विलियम हैमिल्टन थे, उनको पत्र लिखा था कि माय मिशन इन इंडिया इज टू सी द पीसफुल डेथ ऑफ द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। हम भारत में रहते हुए कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहते थे, और मृत्यु भी ऐसी कि आवाज भी ना निकले, आह भी ना निकले। कांग्रेस
को हम एक साइलेंट डेथ मरते देखना चाहते हैं। तो इस तरह का शत्रुतापूर्ण रवैया गवर्नर जनरल का भारत में आगमन से पहले ही था और बाद में भी रहा, पूरे शासनकाल के दौरान रहा। अब उन्होंने इन अपनी पॉलिसी को लागू करने के लिए क्या क्या काम किया, तो तत्व ए और बी, ए और बी का मतलब है भारतीय जनता। भारतीय जनता को हम कैसे समझाएंगे, उसे समझाएंगे हम पितृवत निरंकुशवाद यानी पैटर्नल डिस्पोटिज्म। यानी भारत की सरकार आम आदमी के हितों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है और आम आदमी को अपने पक्ष में रखने के लिए सरकार ने ये जताया कि हम भारत की आम जनता के हितों के हिमायती हैं और उसको अपने पक्ष में रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, अकाल आते थे तो अकाल के दौरान राहत दी जाती थी, रेवेन्यू जो था लैंड रेवेन्यू उसमें भी कटौती की गई, सॉल्ट ड्यूटी में भी कटौती की गई, ऐसे इरिगेशन पर भी काम किया गया, रेलवे का डेवलपमेंट किया गया, करीब 6000 मील लंबी रेल लाइन बिछाई गई लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो उन्होंने ये जो काम किए ये इस बात को दिखाने के लिए किए कि देखो आप कांग्रेस के साथ, जो तीसरा ये तत्व है सी, इसके साथ आप मत जुड़िए, हम आपके हितों के हिमायती हैं ना, यानी हम हैं ना, वी आर द केयर टेकर ऑफ योर इंटरेस्ट, आप हमारे साथ रहिए ना, कांग्रेस के साथ जाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, हम आपके लिए बहुत तरह के काम कर रहे हैं, यहां हम उस चीज को गिनाएंगे नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। तो एक तो उन्होंने ये किया और दूसरा ये किया कि इनको दबाने के लिए एक तरह से, यानी सरकार को मजबूत करने के लिए उन्होंने बहुत तरह के उपाय किए, जैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वो ले आए, इसलिए आपको बताना है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लाए तो उसकी आलोचना हुई, जैसे उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स किए, हालांकि एफिशिएंसी के नाम पे किए गए थे, लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स वर लाइकली टू गो इनटू द डायरेक्शन ऑफ क्रशिंग द पॉपुलर मूवमेंट्स। इस तरह से उन्होंने कई उपाय किए जिससे कि शासन की ताकत बढ़ गई, और शासन की अगर ताकत बढ़ेगी तो फिर वो जन आंदोलनों के दमन में इस्तेमाल की जाएगी। अब जो क्वेश्चन की डिमांड है वो यहीं से आपको उसमें लिखना है दैट ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन व्हेन केम टू इंडिया ही फोकस्ड mainly on consolidating the British rule by virtue of his dissociating the common people. At the same time, his mission was to consolidate the government, to strengthen the official government by issuing a number of measures. तो यहां से आप अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे और कांग्रेस के अंदर का जो मूवमेंट था वो दो हिस्सों में उस समय अंदर से ही एक तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, उसको आप बता देंगे कि कांग्रेस को बैलेंस करना चाहती थी सरकार और इनको आइसोलेट करना चाहती थी सरकार। इसके लिए सरकार क्या काम करेगी, द गवर्नमेंट वुड ट्राई टू क्रश द मूवमेंट, ट्राई टू वीकन द मूवमेंट। सरकार कांग्रेस के आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के तरह तरह के से एक तरह से उपाय करेगी, ऐसे मेजर्स लेगी अपनी पॉलिसी के अंतर्गत, और उससे सरकार ये चाहती थी, मानती थी कि कांग्रेस का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। तो यहां पे आपको बता देना है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, पुलिस रिफॉर्म्स, यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट
1902, partition of Bengal, 1903 to 1905। इस तरह से सरकार ये उपाय करेगी और इन उपायों से वो कांग्रेस को अंदर से कमजोर करेंगे। दे वुड एक्वायर द ड्रैकोनियन पावर्स टू क्रश द फ्रीडम स्ट्रगल। उसका सामना करने के लिए सब कदम उठाए जाएंगे। यानी गवर्नमेंट फोकस वाज ऑन एफिशिएंसी, नथिंग शॉर्ट देन द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के नाम पर जो कर्जन द्वारा किया गया वो उसका विरोध कांग्रेस के अंदर के और कांग्रेस के बाहर के पढ़े लिखे तत्वों ने खुलकर किया। अखबारों में बहुत ज़्यादा उसका विरोध हुआ। उन दिनों में देशी भाषाओं में निकलने वाले पत्र पत्रिकाओं की संख्या लगभग 8000 हो गई थी। बड़े पैमाने पर युवाओं में असंतोष फैल रहा था। उसी संदर्भ में हमें कर्जन की नीतियों के प्रभावों का मूल्यांकन करना होगा। यहाँ पर जब हम बात मूल्यांकन की करते हैं तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि नो डाउट कर्जन केम विद ए व्यू टू consolidate the British control over India, but interestingly, many of his policies went a way ahead in the long run and resulted in the growth of the freedom struggle. उसने जो किया उसका रिएक्शन हुआ तो फ्रीडम स्ट्रगल और मजबूत हुआ। मैंने बताया कि कर्जन केम टू इंडिया एट ए थ्रेशहोल्ड लिमिट, एट ए थ्रेशहोल्ड टाइम, जबकि युवाओं में असंतोष बढ़ रहा था। एग्रेसिव फ्रीडम स्ट्रगल की डिमांड हो रही थी। द पीपल वर टॉकिंग ऑफ द रिलायंस, पीपल वर टॉकिंग ऑफ द सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिस्पेक्ट। और इस एक तरह से फ्रीडम स्ट्रगल में रिवाइवलिज्म के ट्रेंड आ रहे थे। This revivalist trend would reflect no doubt in the form of the popular movement, जो कि पॉपुलर मूवमेंट बंगाल पार्टीशन के बाद खड़ा हो गया। हमें पॉलिसीज से ज़्यादा इम्प्लीकेशंस पर फोकस करना होगा। इवेल्युएट द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑफ लॉर्ड कर्जन्स पॉलिसीज। तो ये तो पॉलिसीज हो गई, इस पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हाँ इस पे फोकस करना है। ठीक है, अब उसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी? अब उसकी इंप्लीकेशंस इस सेंस में समझी जा सकती हैं कि इट रिजल्टेड इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन 1805 टू 1807। बंग भंग विरोधी आंदोलन हुआ और बंग भंग विरोधी आंदोलन अपने स्वरूप में काफी एग्रेसिव था। ठीक है, इसमें स्वदेशी, बायकॉट, नेशनल एजुकेशन आदि पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। एंड इट रिजल्टेड इन द ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग द यूथ। इससे क्या हुआ कि यूथ में फ्रस्ट्रेशन हुआ तो इट रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ revolutionary activities in the time period of 1900 to 1915। 1915 तक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चली और कुछ समय के अंतराल के बाद फिर से 1922 के बाद 1933 तक ये चली। इस तरह से राइज एंड ग्रोथ ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट शुड ऑल्सो बी सीन इन द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉर्ड कर्जन्स पॉलिसी। ये पॉजिटिव है, ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच है। जब कांग्रेस का मूवमेंट फेल हो गया, नो डाउट एंटी पार्टीशन मूवमेंट चला, लेकिन कांग्रेस का मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों में बहुत ज़्यादा, युवाओं में खास तौर से बहुत ज़्यादा असंतोष हुआ। तो एक ऑल्टरनेटिव ब्रांच फ्रीडम स्ट्रगल की ये निकल आई जो लंबे समय तक चलती रही, सरकार को इससे परेशानी हुई।
And another dimension was extremist dimension, which was led by the leaders like Tilak, Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, etc. तो ये एक्सट्रीमिस्ट जो ब्रांच है ये भी लंबे समय तक काम करती रही, और फिर ये हुआ कि गवर्नमेंट ने एक तरह से, सरकार ने जब देखा कि ये तो बहुत उग्र आंदोलन चल गया है, उससे लेसन उन्होंने लेते हुए एक तरह से 1907 में कांग्रेस के अंदर एक फूट डाल दी, जिसे हम सूरत स्प्लिट कहते हैं। सूरत स्प्लिट, सूरत में कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, एक तो मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, और नो डाउट कांग्रेस का जो मेन जो विंग थी उस पर मॉडरेट्स का कब्जा हो गया था, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे। कुछ समय के लिए एक्सट्रीमिस्ट का दमन हुआ, लेकिन फिर अंततः एक्सट्रीमिस्ट ही भारत की राजनीति में आगे हावी होने वाले थे। ये जो डिवाइडेड कांग्रेस थी ये 1907 से लेकर 1916 तक चली, और फिर दोनों बाद में एक हो गए, और फिर मॉडरेट्स कहीं साइड लाइन हो गए, कहीं ऐसे एक तरह से खो गए। मॉडरेट्स की अब पॉलिटिक्स का जो फेज था वो खत्म हो गया। दिस वॉज द इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉर्ड कर्जन्स पॉलिसीज। एक और इम्प्लीकेशन ये होता है कि जब ये मूवमेंट चला और हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफ़ी अच्छी थी उसमें, तो उस मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सरकार डर गई थी। सरकार को लगता था कि अब हमें इसका इलाज करना होगा, मूवमेंट को अंदर से कमज़ोर करना होगा, नेशनल मूवमेंट को। कांग्रेस को तो उन्होंने कमज़ोर कर ही दिया था 1907 में, लेकिन आगे चलकर उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में भी सहयोग दिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, एंड द मुस्लिम्स वर गिवन द प्रॉमिस दैट दे वुड बी टेकन एज सेपरेट पीपल, सेपरेट कम्युनिटी, एंड दे वुड बी गिवन द डोज ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इस तरह से लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज के भारत की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़े। जो मूवमेंट है वो कुछ समय के लिए कमज़ोर हो गया। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ काफ़ी तेज हो गई थी, और जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट के बाद जो स्वदेशी और बाइकॉट की बातें थीं वो बहुत ज़्यादा उग्र हो गई थी। दैट वॉज द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ लॉर्ड कर्जन्स पॉलिसी। तो जो आदमी भारत में आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए आता है और फिर अपने जाने के बाद वो पीछे मुड़ के जब देखता है तो वो पाता है कि आंदोलन और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है, और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की और कई धाराएं, एक धारा में से कई धाराएं निकल आई थीं। नो डाउट एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, एक नेगेटिव भी हुआ कि कांग्रेस को संतुलित करने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना को बढ़ावा दिया, और एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ये भी हुआ कि जो एक्सट्रीमिस्ट ब्रांच थी दे टुक टू द रिवाइवलिस्ट ट्रेंड्स। रिवाइवलिज्म एक तरह से पुनरुत्थानवादी जो प्रवृत्ति थी वो एक तरह से पॉजिटिव भी थी और एक तरह से नेगेटिव भी थी। हिंदूवादी स्लोगन दिए गए, इससे आंदोलन में मुस्लिम्स की भागीदारी थोड़ी सी कम अवश्य हो गई थी। तो दीज वर द लॉन्ग टर्म implications of the freedom struggle। इसमें जब हम evaluate करते हैं तो हम पॉजिटिव बातों को ही गिनाते हैं। With this I conclude this answer. Thank you very much. Take care.